हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का वेव का थर्ड टॉपिक है, थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था हाइजेंस वेव थ्योरी से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ये टॉपिक आज हम लोगों का है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो अगर ये टॉपिक हम लोग क्लास 11th में भी देख चुके हैं कि वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है। ठीक है। बट आज हम लोग वहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की बात की गई थी, बट यहाँ पे आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, दैट इज़ लाइट वेव्स की बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है, तो सिंपल की अगर बहुत सिंपल मीनिंग बोली जाए तो वेव्स का मिलना। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब होता है वेव्स का मिलना। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जो है फिजिक्स में, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources is called interference। ठीक है। तो ये आपका एक जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव है वो एक फिनोमेना है, जिसे हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी एक फिनोमेना है। तो ये भी एक फिनोमेना है जिसमें हम लोगों को जो लाइट एनर्जी का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब कोई दो वेव्स मिलती हैं। ठीक है। एक वेव कहीं सोर्स से आ रही, किसी और सोर्स से आ रही हैं, तो जब दो वेव्स आपस में इम्पोज होती हैं, मिलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। अभी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है सुपर पोजिशन ऑफ लाइट। तो सुपर पोजिशन ऑफ लाइट का मतलब या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझते हैं क्या होता है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरपोज ईच अदर at any point in a medium, the net displacement of the point is equal to the vector sum of displacements due to individual waves at that instant at the point। समझते हैं, देखो इसको कैसे। ये सपोज हमारे पास कोई एक वेव है जो सोर्स 1 से आ रही है, एक कोई वेव है जो हमारे पास सोर्स 2 से आ रही है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से वेव आई, ये पॉइंट P है, कोई मीडियम हमारे पास है, उस मीडियम में हमने कोई एक पॉइंट P हमने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ से ये वेव इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ से एक वेव इस पॉइंट पे आ रही है। इसने जो है यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या आपकी x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो जब यहाँ पे दोनों वेव्स आएंगी तो यहाँ पे दोनों वेव्स यहाँ पे क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट का जब यहाँ वेव्स मिल जाएंगे तो इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मान लिया सपोज़ कि ये वेव जो है जो आ रही है, ये इस पॉइंट P को या इस पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को क्या करेगी, मान लो सपोज़ ऊपर की तरफ 5 मीटर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये वेव आई, उसने क्या किया, उसने भी जो है इस पॉइंट के पार्टिकल को जो है डिस्प्लेस किया 5 मीटर से। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का इसी पॉइंट पे जो होगा वो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये वेव आई यहाँ पे और इस पॉइंट के पार्टिकल को इसने 5 मीटर अपवर्ड मूव किया और ये वेव आई इसी पॉइंट पे, तो इस पार्टिकल को जो है उसने 3 मीटर डाउनवर्ड मूव किया। ठीक है। तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 मीटर ऊपर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सम होता है सिंपली, जैसे वेक्टर में हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग इसको जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन इस तरह से होता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेव्स पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम 2 वेव्स रिक्वायर होती हैं इंटरफेरेंस के लिए। आप 3, 4, 5, 6 कितनी भी ले सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके जो हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर वेव्स जो हैं y1, y2 एंड y3 इस तरह जुड़ते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उस पॉइंट पे उस पार्टिकल का वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को क्या लेते हैं, जैसे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरह की हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है, आपको याद दिला दूँ मैं क्लास 11th का। तो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोनों सोर्स हैं वहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं उनका जो ओमेगा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उनकी जो के की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। तभी आपका ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमको वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर है। मान लिया यहाँ पे आफ्टर टाइम t y नेट ऑफ p
इस पॉइंट पी का नेट डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी के बाद क्या होगा। तो वाई नेट जो होगा वो y1 प्लस वाई टू, हमारे पास दो वेव्स हैं इसलिए y1 प्लस वाई टू कर दिया। तो y1 की वैल्यू क्या हमारे पास है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। a1 क्या है, एम्पलीट्यूड है उसका, ठीक है। a2 क्या है, इसका इस वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमको जो है दोनों का जो फेज़ है वो सेम मिल रहा है, मतलब ये दोनों वेव जो आपकी आ रही हैं वो दोनों सेम फेज़ में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी और आगे बात करते हैं। तो y1 की वैल्यू जो है वो a1 साइन ओमेगा टी प्लस x1 लिखा जाएगा, सॉरी ये kx1 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, ये x1 जो है जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस टाइम t में, और उसी टाइम t में उसने x2 दूसरी वेव ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसके लिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 लिखा जाएगा। दोनों का हम लोग यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। फेज़ डिफरेंस देखेंगे अब, तो फेज़ डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स का, यहाँ पे देखो तो ओमेगा टी प्लस kx2 ये फेज़ इसका है सेकंड वेव का, माइनस करेंगे फर्स्ट वाली वेव का फेज़ डिफरेंस ओमेगा टी प्लस kx1, इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो दोनों को यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दोनों कट जाएगा और kx2 माइनस kx1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग k और k कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों वेव्स के लिए k की वैल्यू सेम है। k क्या होता था याद रखिए, k इज इक्वल टू था बच्चों हमारे पास 2 लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोपोगेटिंग कांस्टेंट, ठीक है, वेव प्रोपोगेटिंग कांस्टेंट बोलते थे। तो फाई इज इक्वल टू के x2 माइनस x1 हो गया, तो ये हमारे पास फेज़ डिफरेंस आ गया। अब x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा x ले सकते हैं। तो अब ये x2 माइनस x1 को समझते हैं क्या मतलब है। मान लिया कि दोनों सोर्स हैं यहाँ पे, ये किसी सोर्स 1 से लाइट आई और यहाँ पे इस तरह से आ रही है, तो ठीक है हमने दोनों को टाइम t दिया कि टाइम t पे दोनों ट्रैवल कर रही हैं। मान लिया ये इसको ज़्यादा टाइम लगा पहुँचने में, तो ये x1 की जो वैल्यू है वो कम है x2 के कंपेयर में, मतलब x1 की वैल्यू छोटी, मतलब उसने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट P पहुँचने के लिए, और x2 ने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये अलग पाथ से आ रही है, ये अलग रास्ते से आ रही है, बट आज दोनों एक ही पॉइंट पे रही हैं, ठीक है। तो मान लिया इसने यहाँ पे 8 मीटर ट्रेवल किया और x2 जो है इस ये आपका 12 मीटर ट्रेवल करके आया है। तो जो नेट जो डिफरेंस पाथ का कितना आ गया, ये 8 था ये 12 है, तो 12 माइनस 8 4 मीटर का, तो 4 मीटर ही आपका वहाँ पे पाथ डिफरेंस होता है। तो डेल्टा x जो होगा वो 4 मीटर होगा यहाँ पे, मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं तो फाई इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा, मैंने बताया आपको, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 लैम्डा हो गया इंटू डेल्टा x हो गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसी पे अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जब ये वेव्स आपस में मीट करेंगी तो उनका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं कि ये इन्होंने इस पार्ट को जो है अलग से a साइन थीटा माना है, a कॉस थीटा मान के सॉल्व किया है, बट इसको हम लोग सिंपली एक लॉजिक से सॉल्व ये करेंगे कि हमें पता है कि जो y1 और y2 हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, y1 y2 क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो मतलब ये सिंपल वेक्टर एडिशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये वेक्टर एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो ये एम्पलीट्यूड है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे देखो अगर आप, तो y1 जो है वो kx1 है, y1 जो है kx1 है, ठीक है, और y2 मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ चेंज है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग है, मतलब इसका a1 है इसका a2 है, दोनों का कुछ यहाँ पे फेज़ डिफरेंस आया है। कितना फेज़ डिफरेंस आया था हमारे पास, k डेल्टा x का फेज़ डिफरेंस यहाँ पे आया है। तो वो जो फेज़ डिफरेंस है वो किसका फेज़ डिफरेंस है, वो उसके एम्पलीट्यूड का फेज़ डिफरेंस है, मतलब कि दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस कितना हो गया, फाई एंगल हो गया। तो यहाँ पे ये a1 वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये a2 वेक्टर हो गया मान लिया, ठीक है, दोनों का, और दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस कितना है, फाई है यहाँ पे। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कहीं 20 से निकलेगा, पैरेललोग्राम जो लॉ लगता है हम लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया, इसको हम लोग AR बोल देंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो हम लोगों का पास पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उन दोनों का जो है यहाँ पे दोनों किसी एंगल फाई से सेपरेटेड हैं, तो फॉर्मूला क्या आता था हमारे पास, R इज इक्वल टू रूट ओवर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, सेम चीज़ यहाँ पे,
तो ए स्क्वायर आर मतलब ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर A1 एंड A2 के बीच का भी वो एंगल हो गया। ठीक है, तो A2 जो है वो फाई एंगल मतलब 5 डिफरेंस से वो ज़्यादा है, किससे? A1 वाले से। तो A1 से वो फाई डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा वाई आर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये थीटा जो एंगल है वो नेट रिजल्टेंट से वेक्टर से कितना एंगल पे है। जैसे हम लोग निकालते थे ना वहाँ पे एक हम लोग वहाँ पे बीटा टर्म लेते थे, तो वहाँ पे हम लोग जब क्लास 11 में पढ़े थे तो वहाँ पे थीटा जो था वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था, और जो बीटा एंगल था वो हमारे पास एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन वेक्टर था, मतलब या फिर आइदर वेक्टर था। तो यहाँ पे जो बीटा वाला टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहे हैं, और जो वहाँ पे थीटा वाला टर्म था उसको हम लोग यहाँ पे फाई यूज़ कर रहे हैं। सो डोंट बी कन्फ्यूज। सो वहाँ पे टेन बीटा लिखते थे, यहाँ पे हम टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारे पास वहाँ पे? बी साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था। यहाँ पे लिख देंगे A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका ये डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और इसका नेट रिजल्टेंट या इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वेव्स का वो भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस बुक में तो खैर y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX के फॉर्म में दे रखा है, बट और अच्छी बुक्स में देखा गया है वहाँ पे उन्होंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है E1 इज इक्वल टू E01 इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी प्लस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो भी क्या होती है? स्पेस और टाइम में वेरी करती है। तो जो भी क्वांटिटीज स्पेस टाइम वेरी करती हैं वो एक वेव होती है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसलिए उसको भी करके यूज़ करके इन्होंने यहाँ पर शो किया गया है। अब बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? विच हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विथ टाइम। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज वही होते हैं बच्चों कि जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी ना करते हो। मतलब एक गिवन पॉइंट के लिए, ठीक है, एक गिवन टाइम पे एक गिवन पॉइंट पे हमारे पास जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। इंटेंसिटी जो है वो I इज इक्वल टू KA स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, और रो मतलब डेंसिटी यहाँ पे सेम है, वेलोसिटी अगर वेव सेम है यहाँ पे, F जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम है यहाँ पे। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी लिखी जाएगी वो यहाँ से लिख सकते हैं। देखो AR का स्क्वायर है, तो यहाँ पे AR का स्क्वायर को लिख सकते हैं IR, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि I जो है प्रोपोर्शनल किसके है? A स्क्वायर के। जैसे A1 स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ I1, A2 स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे I2। ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा। A1 को लिख सकते हैं रूट I1, क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, और A2 को रूट I2, और ये कॉस फाई हो जाएगा। तो IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस फाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आएगा तो आप ये यूज़ करोगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आएगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए आएगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये तीन फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब ये होगा कि देखो यहाँ IR मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो AR स्क्वायर पे वेरी कर रही है। ठीक है, तो कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा हमारे पास? जब 0 पे होगा, मतलब फाई की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी, या 2 पाई होगी, या 4 पाई होगी, इस पर मैक्सिमम होगा। तो इसका जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा फाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, 2n पाई हो जाएगा यहाँ पे। जो फॉर्मूला मेरे पास था फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसमें हम लोग फाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 2n पाई रखोगे, तो यहाँ से कट करोगे तो डेल्टा एक्स की निकल के यहाँ से आएगी n लैम्डा निकल के आएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब इसको बोलते हैं ब्राइट के लिए। तो ब्राइट पार्ट के लिए हमारे पास जो है हमारे पास डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा है, और जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए बच्चों यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो कब होती है? जब पाई होता है, 3 पाई होता है, मतलब ऑड मल्टीपल होते हैं। तो इसके लिए फाई इक्वल टू n-1 ऑड मल्टीपल इंटू पाई कर देंगे। ठीक है, और इसी फाई की वैल्यू को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे तो मतलब कट पिट के ये आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो λ/2 टाइम्स ऑफ 2n-1 निकल के आएगी। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगा, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं चीज़ों को। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब अगर इसको हम लोग साउंड के फॉर्म में पढ़ें
तो ये वो पैटर्न है या वो या फिर ये वो पॉइंट होगा वहाँ पे जहाँ पे हमको मैक्सिमम साउंड मिलेगा, मतलब लाउडनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहाँ पे फेंट साउंड होगी, कम साउंड होगी, अगर उसको हम साउंड वेव्स के फॉर्म में समझेंगे। तो वैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर लाइट के फॉर्म में समझा जाए बच्चों, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहाँ पे हमको डार्क डार्क प्रिंट मिलेगा, आपको डार्क शेड मिलेगा वहाँ पे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें कि जैसे सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पे बोला, मैंने अभी शुरू में, सो सुपरपोजिशन जो फिनोमेना था समझा दिया मैंने आपको कि जब कोई दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उस पॉइंट का वो वेक्टर सम और डिस्प्लेसमेंट उसके इंडिविजुअल वेव्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस समझा दिया। कोहेरेंट सोर्सेस वो थे हमारे पास, मैंने बताया था आपको अभी जस्ट कि विच हैव ए कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विथ टाइम। तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट हो और वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी ना करे, और जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, जिनका फ्रिक्वेंसी भी सेम हो वहाँ पे, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे जो कोहेरेंट सोर्स उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, देखो यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है। हमने अभी जस्ट कहा था कि ओमेगा जो है सेम होना चाहिए। अगर ओमेगा सेम होगा तभी वो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे यहाँ पे। अगर ओमेगा यहाँ पर डिफर कर जाएगा तो फिर जो ये हमने बातें की हैं अभी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कि आपको जो है फाई की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो हमको यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब एन लैम्डा पाथ डिफरेंस ये मिला, और इस पॉइंट पे मतलब 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइट आपको शेड मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी हमको वहाँ पे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ये तभी हो पा रहा है जब हमारे पास ओमेगा सेम है, जो दोनों वेव्स मीट कर रही हैं उनका ओमेगा सेम है। अगर ओमेगा डिफरेंट रहेगा तब क्या होगा वो देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रखी है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू है। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग जैसे फेस डिफरेंस निकाले थे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ओमेगा 1 कर दें, यहाँ पे हम लोग ओमेगा 2, सॉरी ये ओमेगा 2 कर दें, इसको ओमेगा 1 कर दें, तब क्या होगा, तब देखेंगे कि ये जो टर्म अभी कट रहा था ना, ओमेगा टी वाला टर्म कट जा रहा था। अब जब ये हम लोग अलग अलग ले लेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2, तब ये टर्म कटेगा नहीं, तब ये टर्म नहीं कटेगा। तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का या उस पॉइंट का वहाँ पे, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो वेरी कर जाएगा। मतलब टाइम चेंज होगा तो वहाँ पे आपका हो सकता है कभी ब्राइट भी हो जाए, कभी आपको डार्क, मतलब कि एक ही पॉइंट पे, जैसे मतलब हमने पॉइंट पी चूज़ किया हमने, तो इसी पॉइंट पी पे हो सकता है कि कभी एकदम से वो की फ्रीक्वेंसी है तो वो कई बार फ्लैक्चुएट करेगी बार, तो कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, मतलब एक ही पॉइंट पे कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी डार्क हो जाएगी। तो ये आपको पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा कब, जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज बोले जाते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज लिए आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बनाते हैं वो, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास जो है, हाँ, अलग अलग पॉइंट पे फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कि हमने सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, या हमने कोई यहाँ पॉइंट ले लिया, या हमने कोई यहाँ पॉइंट ले लिया, इस तरह से तो यहाँ पे अलग अलग फेज डिफरेंस हो सकते हैं, बट एक ही पॉइंट पे हमारे पास अलग अलग वो नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू रहेगी हमारे पास, और समझ रही ना। यहाँ पे हमारे पास जो है सपोज यहाँ से वेव आई इस तरह से, यहाँ पे मीट की, फिर यहाँ से वेव गई, फिर यहाँ मीट की, तो इसका अलग फेज डिफरेंस यहाँ पे हम देखो फाई इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1, तो वो चीज़ चेंज हो रही है हमारे पास, कोई इशू नहीं है उसके लिए, पास डिफरेंस आया चेंज हो गया। बट यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग अगर फ्रिक्वेंसी वेरी कर जाएगी तो हमको पैटर्न वेरी कर जाएगा हमारा, मतलब एक ही पॉइंट पे हमको ब्राइट और डार्क दोनों मिलने लगेगा। और वैसे क्या रहेगा कि अगर हमको सपोज़ यहाँ पे हमको क्या मिला, ब्राइट मिला, तो यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे जब भी वेव मीट करेगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा आपको जो है वो ब्राइट मिलेगा। अगर यहाँ डार्क मिलना तो हमेशा आपको यहाँ डार्क ही मिलेगा। तो ये होता है फ़ायदा हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस लेने का, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो जो आपका जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस पे यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस को
लिया जाता है। तो एक चीज़ और है, कोहेरेंट सोर्सेस को जो है यहाँ जब लेते हैं तो वैसे तो अगर हम एक ही कंपनी के सेम, मतलब एक ही कंपनी के 2 बल्ब लेते हैं सपोज़, तो वो दोनों बल्ब जो होंगे वो उनके आपस में ही जो उनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो अलग अलग रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। भले सेम कंपनी के हैं, सेम वाट के सब कुछ हैं, फिर भी मतलब कुछ पॉइंट में अगर डिफ़र कर जाता है वो, तो इसलिए कहा जाता है कि जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं वो आपके एक ही कंपनी के अगर हों तो भी आपके वो जैसे माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि अगर हम एक ही तरह के बल्ब ले आएँ तो हमको कोहेरेंट सोर्स मिल जाएंगे, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड को मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है लेकिन, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक ही बल्ब लाते हैं और उसको जो है अलग एक उसी बल्ब की जो लाइट रेज़ हैं उसको 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देते हैं स्लिट्स के, उससे मतलब स्लिट्स के थ्रू। तो वो आगे देखेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन में, और भी पढ़ना है काफ़ी। तो फिलहाल आज इस वीडियो में के लिए आपके लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।